नमस्कार। काबुल पर तालिबान की विजय हुए 1 सप्ताह से अधिक हो गया, लेकिन तालिबान ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि उनका एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा। यही नहीं, जिन लीडर्स को या जिन्हें तालिबान के लीडर्स के रूप में पेश किया जा रहा है, वो कट्टर इस्लाम पंथ के नकाब में अपना चेहरा अभी भी ढके हुए हैं। शायद या तो दिखाने से डर रहे हैं, दिखाने की क्षमता नहीं है, या कुछ और है। लेकिन जो इनके पक्षधर हैं वो इनकी व्याख्या अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। जैसे एक वर्ग मान रहा है कि ये ब्लडलेस रिवॉल्यूशन है, ये उसी तरह से इसकी व्याख्या की जा रही है जैसे कि कभी इतिहास में ब्रिटेन की ग्लोरियस रेवोल्यूशन, उसमें ग्लोरियस कुछ नहीं था पर वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन कही गई। इसमें भी ब्लडलेस कुछ नहीं है, लेकिन ये ब्लडलेस कही जा रही है। सवाल ये उठता है कि हम आप इसे किस तरह से देखें। क्या ये वाकई में अफगानिस्तान में एक ऐसी लोकतांत्रिक विजय है, जैसा कि रशिया की तरफ से आया, जो सही अर्थों में अफगानियों का भविष्य राइट पाथ पे ले जाएगा, या अब सही अर्थों में अफगानिस्तान में एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनेगी तालिबान के नेतृत्व में, जो किसी की कठपुतली नहीं होगी। क्या यह बात सही है? और अगर यह नहीं सही है तो क्या हम ये मान लें कि जो इतिहास में पूरे बहुत तरीके के जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिकल गेम्स खेले जाते रहे, यह भी उस गेम का एक हिस्सा है, और जिसमें कठपुतली अशरफ गनी या तालिबान नहीं बल्कि सही अर्थों में अफगानिस्तान के लोग हैं। उनकी सुरक्षा का, उनकी समृद्धि का, उनके नैतिक मूल्यों का, उनकी सांस्कृतिक धरोहरों का इसमें किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। ज्यादातर इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां अफगानिस्तान को कल्चरल, पॉलिटिकल, ट्रेडिशनल, जियो कल्चरल, एथनिक रूप से या रूरल एंड अर्बन रूप से एक ग्रेट डिवाइड का हिस्सा बनाना चाहती हैं। और अगर ये ग्रेट डिवाइड एक संस्थागत रूप में सामने आ गया तो फिर भावी अफगानिस्तान का स्वरूप कैसा होगा, उसके स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। हम बात करते हैं कि ये वास्तव में क्या है, हम इसे किस रूप में देखें। तो कुछ महिलाओं ने, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले युवाओं ने तमाम तरह के ट्वीट्स किए हैं। तो सबसे पहले हम इसे देखने की कोशिश करें, क्योंकि अफगानिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं, अफगानिस्तान की महिलाएं, अफगानिस्तान के युवा, अफगानिस्तान के बच्चे एंड अफगानिस्तान में पिछले 20 वर्षों में जन्मा न्यूली मिडिल क्लास, ये सोशल मीडिया पर, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जिंदगियों को काट छांट कर रहा है, या यूं कहिए कि अपनी डिजिटल लाइफ को फिर से मिनिमाइज कर रहा है। ये क्या है? अगर एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की विजय है, एक यूजर ने लिखा है कि इस्लामी कानूनों के दायरों में
ये महिलाओं को आज़ादी देने की बात करते हैं, लेकिन एक छात्रा लिखती है कि मैं कहीं और नहीं जाना चाहती, मैं बस तालिबान युद्ध और विवाद से मुक्त देश में रहना चाहती हूं। क्या ये हमारी बहुत बड़ी मांग है? और एक किसी यूज़र ने लिखा है कि पहले 20 साल में जो डेवलप हुआ था, रेस्तरां में, तमाम जगह, गलियों में आपको अच्छा संगीत सुनाई देता था, जीवन स्पंदित होता था, अब एक भुतहा खामोशी ने गलियों को ढक लिया है। ये सच है, क्योंकि अगर ये सच नहीं होता तो एक फुटबॉल प्लेयर की कैप्टन ये अपने लोगों को संदेश नहीं देती दिखती कि आप अपनी यूनिफॉर्म्स जला दो, आप अपने उपकरण कहीं फेंक दो, दबा दो, आप अपनी पहचान कभी मत बताना कि आप एक प्लेयर थे। अब अगर इसके बावजूद भी रशियन थिंक टैंक या रशिया के लोग या पुतिन साहब ये कहते हैं कि ये बदलाव वास्तविक बदलाव है, उनकी एजेंसी लिखती है कि अब निर्वासित राष्ट्रपति अशरफ गनी की पुरानी कठपुतली सरकार की तुलना में तालिबान से बात करना आसान है, कानून का राज लौट आया है, जिससे सालों तक चले रक्तपात का अंत हो गया है। क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो फिर तो पूरी विश्व बिरादरी को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कहीं पर कोई संकोच या कोई कठिनाई किसी को महसूस नहीं करनी चाहिए। तो हम इसे क्या माने? मैं पहले इससे चर्चा में कह चुका हूं कि इमरान खान, जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, कह चुका है कि ये आज़ादी मिली है। चाइना भी कुछ समझौते कर रहा है, तो रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान ये उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। इनके लेजिटिमाइजेशन का उद्देश्य क्या हो सकता है, और ये लेजिटिमाइजेशन कितना सही है? इनका जो लेजिटिमाइजेशन है, देखिए, पाकिस्तान इसलिए लेजिटिमाइज कर रहा है, उसको लगता है कि इनके जरिए हमारा अफगानिस्तान पे नियंत्रण होगा, या वो खुद जिससे सालों से डरे हुए हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उसके एलाइड समूह, अब उसको नियंत्रित करने में इन्हें कठिनाई आ रही है, और वो मानते हैं कि कहीं ये कनेक्ट अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान का हो गया तो पाकिस्तान का क्या होगा? वही होगा जो, क्योंकि आपने जो बोया है वो तो आज नहीं कल आपको काटना पड़ेगा, और पाकिस्तान ने इतना खराब बोया है कि उसे चंद लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता है। चीन ने भी एक समझौता कर लिया कि भाई आपका जो टर्किश इस्लामिक मूवमेंट है, जो उनके यहाँ उइगर्स हैं, आप इनको प्रश्रय नहीं देंगे, अपनी जमीन से किसी प्रकार का इनका युद्ध नहीं होने देंगे, तो वो आपके साथ हो गया। ईरान का भी यही मसला है। दरअसल है क्या, आप देखिए खेल क्या है। पुतिन यूएसएसआर के युग में रूस को ले जाना चाहते हैं, और वो तभी संभव है जब अमेरिका डाउन हो। ये वही तालिबान है जिसने अलकायदा के साथ मिलकर 1989 में रूस को अफगानिस्तान से भगाया था। तो एक दुश्मन आपका दोस्त कैसे हो गया? और वो जो कहता था कि यूएसएसआर कैंसर है, क्योंकि यूएसएसआर इस्लामिज्म को या धर्म को नहीं मानता, और धर्म के नाम पर इन लोगों ने भगाया था। क्यों अब उनका सगा हो गया? इसलिए क्योंकि अब उन्हें अमेरिका को वहां से भगाना है, क्योंकि वो मानते हैं कि वो अमेरिका ही था कि जिसने उस समय
इस प्रकार का कुचक्र यूएसएसआर के लिए रचा और गया। और अगर हम अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लेते हैं तो जो भी उन्हें सेंट्रल एशिया की तरफ से अन्य कोई चैलेंजेस मिलते हैं वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। ये उनका उद्देश्य है। चीन का ट्रेड वार लंबे समय से चल रहा और तमाम तरह के युद्ध चल रहे हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चीन अपने आप को सबसे ऊपर स्थापित करना चाहता है और वह भी तब संभव होगा जब अमेरिका जो है वो हारे, उसको डिफीट मिले, उसकी अस्वीकृति हो पूरी दुनिया में। इसलिए वो यहाँ पर इनके साथ संबंध बनाना चाहता है। ईरान, आप सब जानते हैं कि ट्रंप के आने के बाद जो ईरान से संबंध बिगड़े, अभी बाइडेन ने इस प्रकार के कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं, पर उसको लगता है कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और जब तक अमेरिका जो है वो उसकी पराजय नहीं होती, उसकी सार्वजनिक निंदा नहीं होती है, उसके जो आइडेंटिटी है वो क्राइसिस में नहीं गुजरती है, वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। और पाकिस्तान तो किसी में है नहीं। यही वजह है कि इंडिया अभी तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत का किसी प्रकार का अमेरिका के साथ कोई ऐसी प्रतिद्वंदता, ऐसा लड़ाई नहीं है, क्योंकि भारत तो उसके साथ क्वाड में एक जियो स्ट्रेटेजिक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है। दूसरी बात यह कि जो तालिबान हैं, देखिए अफगानिस्तान में अभी दो सत्ताएं हैं टेक्निकली। एक जिसे इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कहेंगे, जिसने काबुल को हाईजैक कर रखा है, ये डी फैक्टो है। और दूसरी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, जो डी ज्योर है। डी फैक्टो का असली नेता अगला कौन बनेगा अभी तक पता नहीं है, लेकिन डी ज्योर पावर जो है वो उपराष्ट्रपति सालेह के पास है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो अफगानिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो कहीं बाहर जाते हैं, पदत्याग करते हैं, तो उन स्थिति में कार्यकारी शक्तियां जो राष्ट्रपति की हैं वे उपराष्ट्रपति में निहित होंगी और इस दृष्टि से वे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं और वो किसी भी कीमत पर जो है अभी तालिबान का शासन स्वीकार नहीं करेंगे, वो संघर्ष करेंगे इसके लिए। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ एमिरेट्स है जिसका अभी कोई ढांचा, कोई ताना बाना स्पष्ट नहीं है, और दूसरी तरफ इस्लामिक रिपब्लिक है जो पहले से इस्टेब्लिश्ड है और जिसमें तमाम अफगानी लोगों ने एक अच्छी जिंदगी का सपना देखा और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसे में ये रशियंस और तमाम उनके सहयोगी, जिसको चीन और ईरान कहें, ये अगर तालिबान का साथ देते हैं तो मुझे नहीं लगता है वो किसी भी प्रकार से नैतिक है। अब आइए कि क्या वास्तव में तालिबान वहां अनचैलेंज्ड पावर है, और अगर अनचैलेंज्ड पावर है तो ठीक है, फिर जो रूस कर रहा है, जो चीन कर रहा है, जो वो कर रहा है, ईरान कर रहा है, तो भारत को भी क्या कर लेना चाहिए? नहीं, वो बिल्कुल अनचैलेंज्ड नहीं है। अगर आप देखें तो पहली बात, जो पहला बिंदु है, उसको आप माइक्रो अगर उसका विजन करें तो तालिबान सत्ता में आए, यानी क्रांति के तौर पर आए, और क्रांतियां कभी भी एक बेहतर शासन नहीं स्थापित कर पाई। ये पूरी दुनिया के इतिहास के अध्यायों में दर्ज है, क्योंकि या तो वो क्रांतिकारी हो सकता है या वो व्यवस्था का निर्माता हो सकता है। तालिबान व्यवस्था के निर्माता नहीं हो सकते आधुनिक युग में। हां, अब लोग ये लिखने लगे हैं कि तालिबान बदल गए हैं। रशिया ने कहा वो बदल गए हैं या वो सुधर गए हैं। देखिए, तालिबान ना बदल सकते हैं ना सुधर सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों हुए तो तालिबान नहीं रह जाएगा। तालिबान रेडिकल्स हैं, तालिबान टेररिस्ट हैं, और तालिबान की वही पहचान है। अगर इसमें से रेडिकलिज्म एंड टेररिज्म निकाल दिया गया तो तालिबान सामान्य नागरिक हो जाएगा, और सामान्य नागरिक जो है वो वोट दे करके सरकार को बनाने के काम आएगा।
इस तरह से लहराते जो रॉकेट लॉन्चर्स या तमाम चीज़ें, ऊंचा पैजामा और चप्पल पहन करके, वो सड़कों पर खड़े होकर के हुड़दंग नहीं मचाएगा। ये तो एक लुच्चों की जमात जैसा लगता है। दूसरी चीज कि उनको जो चैलेंज मिल रहा है वो एक इंटरनल भी मिल सकता है, क्योंकि लीडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से जिस तरह से आए, उनका जो काडर है जो लड़ रहा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में, खास करके पाकिस्तान के मदरसों में पैदा हुआ, और उनको एक आइडियोलॉजी डेवलप की गई कट्टर इस्लाम की। ये एक्चुअल में कुरान पर भी आधारित नहीं है, और जो आइडियल एक शरीयत है जो सेंट्रल एशिया में कभी तैयार की गई उस पर भी आधारित नहीं है। ये पाकिस्तान के कट्टर कठमुल्लों के द्वारा तैयार की गई आइडियोलॉजी है, उसको ये न्यू शरीयत, ये तालिबानाइज्ड शरीयत है, और उस तालिबानाइज्ड शरीयत के आधार पर वो कभी भी लोगों को उनके अधिकार नहीं सौंप सकते। इसलिए वहां पर आप देखें कि महिलाओं की और आमजन की एक रेजिस्टेंस शुरू हुई है, और इस रेजिस्टेंस में अफगानिस्तान का झंडा है, और उस झंडे को लेकर के वो आप कई बार देखें कि जो सशस्त्र हथियारों से हैं, लैस हैं, और उनके सामने वो प्रतिरोध कर रहे हैं। कारण कि 20 वर्षों में जो वहां पर न्यूली मिडिल क्लास पैदा हुआ, वो उसके सामने दो ही विकल्प हैं, एक कि वो खत्म हो जाए या दूसरा वो संघर्ष करे। क्योंकि अगर वो संघर्ष नहीं करता है तब भी वो खत्म हो जाएगा। उसकी एक अपनी पहचान होती है, न्यूली मिडिल क्लास की एक टेंडेंसी होती है, और वो दोनों स्थितियों में अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता है। तो इसलिए उसके पास एक ही विकल्प है, वो लड़े, और नहीं तो वो खुद खत्म हो जाएगा, बिना लड़े ही खत्म हो जाएगा। मरना तो उसे दोनों ही स्थिति में है। दूसरा आप देखें कि तालिबान पश्तून हैं, और अफगानिस्तान में पश्तून के अलावा उज्बेक हैं, हजारा हैं, स्माइल्स हैं, ताजिक हैं। तो खास करके ताजिक, उज्बेक और हजारा ये पश्तून की सत्ता को नहीं मान रहे हैं। अभी आप देखिए पंजशीर घाटी में अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, वो वहां के शेर कहे जाते थे। तो उनको अगर आप देखें तो उन्होंने सीधा चैलेंज किया है, और वहां पर जो अब्दुल गनी के जो आर्मी के जनरल थे वो भी वहां पर मौजूद हैं। और हो सकता है कि अगला कनेक्ट रशीद दोस्तम से हो, और जो इस्माइल खान है उससे हो। तो अगर ये ताजिक, उज्बेक और हजारा इनको जोड़ ले गए तो एक बड़ा रेजिस्टेंस उधर से जो है वो पैदा होगा। और पश्तून भी बटे हुए हैं, क्योंकि अशरफ गनी भी पश्तून ही है। तो ऐसा नहीं कि सारे पश्तून्स में एक ऐसी टेंडेंसी है जो इनके शासन को मानने के लिए तैयार हैं। तो एक प्रकार से आप देखें कि अफगानिस्तान एक ग्रेट डिवाइड से गुजरने वाला है, और मुझे लगता है कि अगर लंबे समय तक एक नेशनल गवर्नमेंट तालिबान नहीं बना पाए, जिसकी संभावनाएं अभी बहुत ज़्यादा नहीं दिखती हैं, तो यह संभावना अधिक है कि अफगानिस्तान एक ग्रेट डिवाइड से गुजरे, और उसका हाल जो है वो यूएसएसआर के जैसे छोटे छोटे जो पार्ट थे वो ऑटोनॉमस स्टेट्स बन गए, जिसको आप CIS के तौर पे जानते हैं। तो हो सकता है ये कल हो अफगानिस्तान अपनी मूल पहचान को खोने की कगार पे पहुंच जाए, क्योंकि तालिबान का रूल जो है वो सभी को एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इस स्थिति में जो बार बार आता है कि भारत को क्या करना चाहिए, देखिए भारत की दृष्टि में ही नहीं, विश्व की दृष्टि में तालिबान एक मिलिशिया है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, और किसी भी मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत आइडियोलॉजिकली भी और अपने मूल्यों के अनुसार भी कभी भी निगोशिएशन नहीं कर सकता है। एक सैद्धांतिक आदर्श के साथ साथ वो उन मूल्यों की रक्षा करने के प्रति प्रतिबद्ध है जो आम नागरिक के हैं। वो विश्व नागरिक की परिकल्पना से को लेकर के आगे चलता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि भारत एक मिलिशिया ग्रुप से वो निगोशिएट करे या उसे करना चाहिए। हाँ, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसमें UNO शीर्ष पर हो और तमाम देश, अगर ये
स्वीकार कर लेते हैं या तालिबान स्वयं किसी प्रकार की नेशनल गवर्नमेंट का गठन करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए वो इनसे प्रॉमिस करता है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वो रेस्टोर करेगा और उसको लेकर चलेगा, तो संभव है कि भारत उसके साथ निगोशिएट करे। चूँकि भारत को करना इसलिए चाहिए या वो करना चाहेगा क्योंकि उसने अफगानिस्तान में जितना ह्यूमन डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वैल्यूज़ का डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी के वैल्यू एडिशन में जितना योगदान दिया है, विश्व के, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी, विश्व के किसी कंट्री ने वहाँ पर नहीं दिया है। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पर उन मूल्यों का क्षरण हो और इस प्रकार का एक मिलिशिया ग्रुप ऐसा करने में सफल हो जाए। लेकिन अभी वेट करना होगा, वॉच करना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह से उसको देखती है, किस तरह से उसके साथ निगोशिएट करती है, उसको रिकग्नाइज्ड करती है या नहीं करती है। तो आज बस इतना ही, आगे हम फिर चर्चा करेंगे जैसा भी कुछ अपडेट मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, नमस्कार।